हेलो गाइज, वेलकम टू बिन सुशील ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लिंग, स्कूल एंड सोसाइटी का ये अगला क्वेश्चन है यौन अधिकार, भेदभाव और उत्पीड़न को विस्तृत पूर्वक समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सेक्सुअल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड द अपोजिशन। तो हम देखेंगे कि यौन अधिकार है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सेक्सुअल राइट्स। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यौन अधिकार पहले से ही मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा मानवाधिकार दस्तावेज और अन्य संबंधी दस्तावेजों से में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इससे सभी व्यक्तियों को निम्न बातों में दबाव, भेदभाव व हिंसा से मुक्त होकर अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें पहला अधिकार है कि यौनता के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी उच्च मापदंड प्राप्ति, जिसमें यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है। दूसरा है यौनता के संबंध किसी भी प्रकार की जानकारी खोजना, प्राप्त करना और बांटना का अधिकार सम्मिलित है। तीसरा है यौन शिक्षा का अधिकार है। चौथा है शारीरिक अखंडता का सम्मान करना। पांचवा है साथी का चुनाव करना। छठवां है यौन सक्रिय होने या न होने का फैसला लेना। सातवां आम सहमति से यौन संबंध। आठवां आम सहमति से विवाह करना। नौवां है बच्चों को जन्म दे या ना दे और किस समय दे और क्यों दे। दसवां एक संतोषजनक, सुरक्षित और सुखद यौन जीवन बिताना। 11वां मानव अधिकारों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग दूसरे के अधिकारों का सर्वसम्मान व्यक्तियों में मान्यता मिल चुकी है। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए इस बात का अधिकार शामिल है कि वे उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा के बिना दूसरे के अधिकार का सम्मान करेंगे। 13वां यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच सहित यौन स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर हासिल कर सके। 14वां देखभाल सेवाओं का लाभ ले सके। 15वां यौनिकता के संबंधित सूचनाएं मांग सके, प्राप्त कर सके या दे सके। 16वां यौनिकता शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 17वां है उनकी शारीरिक स्वस्थता को सम्मान दिया जाए। 18वां है अपना या अपनी साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, अधिकार है। 19वां यौन सक्रियता या निष्क्रियता के बीच चुनाव का अधिकार मिला है। 20वां है सहसम्मति आधारित यौन संबंधों का अधिकार है। और 21वां है सहमति के आधार पर विवाह का अधिकार भी मिला है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अधिकार की बच्चों होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे, तथा एक संतोषजनक, सुरक्षित व आनंदपूर्वक यौन जीवन का अधिकार है। जैसे कि हम जानते हैं कि यौन अधिकारों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई कार्यकारी परिभाषा इस प्रकार से: यौन अधिकार मानवाधिकारों का एक आधारभूत तत्व होता है। इसमें आनंदपूर्वक यौनिकता को अनुभव करने का अधिकार भी शामिल होता है, जो कि अपने आप में एक बुनियादी तत्व है, और साथ ही यह लोगों के बीच संचार और प्रेम का बुनियादी माध्यम भी होता है। भेदभाव और उत्पीड़न क्या है? डिस्क्रिमिनेशन एंड द अपोजिशन क्या है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मानवाधिकार आयोग भेदभाव तथा नस्लवादी और यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक निःशुल्क, अनौपचारिकता, पूछताछ व शिकायत सेवा उपलब्ध कराता है। दूसरा ये बताया गया कि भेदभाव की घटना तब मानी जाती है जब समान परिस्थिति के तहत किसी व्यक्ति के साथ अन्य लोगों की तुलना में अन्यायपूर्ण या कम स्वीकारात्मक तरीके से व्यवहार किया जाता है। तीसरा ये बताया गया, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो आप इसके बारे में मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। यह आयोग परामर्श और सूचना प्रदान और यदि जरूरी हो तो आपकी शिकायत में मध्यस्थता प्रदान करके सहायता उपलब्ध करा सकता है। अगला मानवाधिकार नियम के तहत निम्नलिखित कारणों के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी माना जाता है। जैसे ये पहला इसमें है कि जैसे लिंग में क्या होता है, जिसमें गर्भधारण और शिशु जन्म शामिल है।
तथा यौनांतरण, लिंग या ट्रांसजेंडर और अंतरलिंगी यानी इंडेक्सल व्यक्तियों के प्रति उनके लिंग या लैंगिक पहचान के कारण भेदभाव शामिल है। दूसरा है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में यह है कि जिसमें विच्छेदित विवाह और सिविल यूनियन शामिल है। तीसरा धार्मिक विचारधारा का है। धार्मिक विचारधारा के कारण परंपरागत या मुख्य धारा धर्मों तक सीमित नहीं है। चौथा नैतिक विचारणा, किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास न रखना चाहिए रखना। और है पांचवा है तत्व का रंग, नस्ल या प्रजाति या राष्ट्रीय मूल जिसमें राष्ट्रीयता या नागरिकता शामिल है। छठवां विकलांगता क्या है, विकलांगता के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाता है। हम बताएं कि जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक विकलांग या बीमारी शामिल होती है। और सातवां है आयु, यानी 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयु के आधार पर भेदभाव से संरक्षण प्राप्त होता है। आठवां है राजनैतिक विचारधारा क्या है, जिसमें कोई भी राजनैतिक विचारधारा न रखना शामिल है। नौवां है रोजगार की स्थिति किस तरह से भेदभाव उत्पन्न करती है या गैर कानूनी है। हम कहें कि बेरोजगार होना, कोई लोभ प्राप्त करना या इसी पर निर्भर होना, इससे कार्यरत होना या राष्ट्रीय पेंशन प्राप्त करना शामिल नहीं है। 10वां ये बताया गया कि पारिवारिक स्थिति में ये कहा गया है कि जिसमें बच्चे अन्य आश्रितों के लिए जिम्मेदार न होना शामिल भी है। अगला ये बताया गया कि लैंगिक रुझान क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि विषमलिंगी, समलिंगी, स्त्रीलिंगी या उभयलिंगी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। 12वां में ये बताया गया कि ये आधार किसी व्यक्ति के पहले के समय, वर्तमान समय या मान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं कि किसी व्यक्ति के साथ वर्तमान में हुई, पहले कभी हुई या किसी अन्य के द्वारा अभिकल्पित मानसिक रोग के आधार पर भेदभाव या पूर्ण व्यवहार करना गैर कानूनी होता है। जैसे कि हम कहें कि सभी प्रकार के भेदभाव पूर्ण प्रकरण गैर कानूनी नहीं होते हैं, लेकिन मानवाधिकार नियम के तहत उन्हें गैर कानूनी तब माना जाता है जब वे निम्नलिखित क्षेत्रों में घटित होते हैं। जैसे कि वो सरकारी या सरकारी क्षेत्र की गतिविधियों में घटित हो तब, या रोजगार में घटित हो। तीसरा व्यावसायिक साझेदारी में घटित हो, ये सब घटनाएं, या शिक्षा में घटित हो, या सार्वजनिक स्थानों पर, या यातायात के साधनों पर, या अन्य सुविधाओं पर जो कि सुलभता हो या सुलभ हो, इन सब पे घटनाएं घटती हैं। या मैं कहूँ कि मालगुजारी व सेवाओं पर। सातवां जमीन, आवास व रहने के लिए उपयुक्त सेवाएं हैं उन पे घटित हो। आठवां यह कहें कि औद्योगिक व व्यापारिक संगठन, योग्यता निर्धारित करने वाली संस्थाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं पर ये तमाम प्रकार की अगर घटनाएं घटती हैं तो भेदभाव माना जाता है। ये तब गैर कानूनी माना जाता है। अगला यौन या नस्लवादी उत्पीड़न क्या है, सेक्सुअल ऑपरेशन क्या है। जैसे कि हम कहें कि यौन और नस्लवादी उत्पीड़न विशेष प्रकार के भेदभाव होते हैं जो कि एक विशेषीय है। ऐसे किसी अवांछनीय या आक्रामक यौन व्यवहार को यौन उत्पीड़न कहा जाता है, जो कि बार बार दोहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़े या खतरा प्रभाव पड़े। ऐसे किसी नस्लवादी मानसिक संताप पहुंचाने वाले या अवांछित व्यवहार को नस्लवादी उत्पीड़न कहते हैं, जो कि बार बार दोहराया जाए या जो इतनी गंभीर प्रवृत्ति का हो कि किसी व्यक्ति पर इनका बहुत खराब असर पड़े। अप्रत्यक्ष भेदभाव क्या है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का है। ऐसे किसी भेदभाव को अप्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं जबकि सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाले कोई कार्य या नीति के तहत किसी व्यक्ति के प्रति वास्तव में भेदभाव का व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं कि अगर किसी दुकान में प्रवेश करने के लिए बस ऊपर चढ़ने वाली
वाली सीढ़ी ही उपलब्ध हो तो वह व्हीलचेयर का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति अप्रत्यक्ष भेदभाव होगा। दूसरा, मानवाधिकार की अन्य शिकायतें क्या हैं? अदर्स कंप्लेन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अगर हम आपकी शिकायत किन्हीं अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के बारे में हो तो आप मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते हैं। पूछताछ और शिकायत सेवा आपको परामर्श और सूचना उपलब्ध कराकर और अपने मुद्दे को सबसे बेहतर तरीके से समाधान निकालने के बारे में सलाह देकर आपको सहायता प्रदान कर सकती है। ये मानवाधिकार की अन्य शिकायतें हैं। अगला, अन्य एजेंसियां, अदर्स एजेंसीज। इस नियम के तहत गैर कानूनी व्यवहार बहुत बार अन्य नियमों के तहत भी गैर कानूनी होता है। इसका मतलब यह है कि मानवाधिकार आयोग या अन्य किसी संस्था के पास शिकायत करके भी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। आपको शुरू में इनके बीच कोई चुनाव नहीं करना होगा कि आप मानवाधिकार आयोग के पास जाएं या अन्य किसी संस्था के पास जाएं। अगला, कोर्ट एंड पुलिस। इस नियम के तहत कुछ गैर कानूनी व्यवहार अपराध भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कुछ के प्रकार का यौन आक्रमण भी हो सकता है। नस्लवादी दंगे भड़कने के कुछ प्रकार आपराधिक व्यवहार भी हो सकते हैं। इस नियम के तहत लोग शिकायत कर सकते हैं और पुलिस के पास आपराधिक जुर्म दर्ज करा सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में कोर्ट की शिकायत भी शुरू की जा सकती है। आपको इस विकल्पों के बीच चुनाव नहीं करना होता है। अगला है बदला निकालना, टू टेक द रिवेंज। बदला निकालने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आयोग के शिकायत करने के लिए संपर्क किया हो या किसी दूसरे व्यक्ति को शिकायत करने के लिए सहयोग दिया हो तो मानवाधिकार आयोग किसी प्रकार का बदला लेने की स्थिति में उस व्यक्ति को संरक्षण भी प्रदान करता है। अगला, अनौपचारिक मध्यस्थता, इनफॉर्मल मीडिएशन। इसके तहत हम यह मानते हैं कि यह एक निःशुल्क व गोपनीय और आपको किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारा कर्मी दल आपकी शिकायत या समाधान करने के लिए आपको जानकारी उपलब्ध कराएगा। यह नियम यह निर्धारित करता है कि क्या मानवाधिकार आयोग आपकी शिकायत स्वीकार कर सकता है। अगर ऐसा लगे कि यह गैर कानूनी भेदभाव का मुद्दा है तो आपको हमारे मध्यवर्तक के पास निर्दिष्ट किया जाएगा। अगला, मध्यस्थता, मीडिएशन। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था क्या है? निःशुल्क है, गोपनीय है और निष्पक्ष है। शिकायत में जो मुद्दे सामने आते हैं उनका निपटारा करने के लिए एक मध्यवर्तक दोनों पक्षों की सहायता करेगा। मध्यस्थता में मानवाधिकार आयोग के बारे में समझना और संभावित समाधानों पर काम करना शामिल होता है। अगला है समाधान, सॉल्यूशन। समाधान के अंतर्गत ये आता है कि अधिकांशतः शिकायतों का समाधान अनौपचारिक मध्यस्थता या मध्यवर्तन में से किया जाता है। अंतिम समाधान में यह शामिल हो सके कि क्षमा प्रार्थना, आगे भविष्य में ऐसा काम फिर से न करने का समझौता, शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना या मुआवजा देना। ये समाधान के अंतर्गत ये सब शामिल है। अगला, कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि अगर मध्यस्थता के दौरान भेदभाव के बारे में आपकी शिकायत या निपटारा न किया जा सके तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस स्थिति में मानवाधिकार संबंधित शिकायतों की सुनवाई मानवाधिकार ट्राइब्यूनल के सामने की जाएगी। यह एक कोर्ट की तरह है। आप निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आवेदन कर सकते हैं।